गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक वंस अगेन। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपनी इस ऑनलाइन क्लास में। बच्चों, अंतिम क्लास में अपने लेसन नंबर 11 की बात कर रहे थे, जिसको हमने कंप्लीट कर लिया था। और इसी कड़ी में आज अपने पास एक नया लेसन होगा, लेसन नंबर 13। तो सबसे पहले लेसन नंबर 13 के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट थ्योरी से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनते हैं उनको अपने बात करेंगे। उसके बाद में लेसन के बीच में से जो भी न्यूमेरिकल्स बनते हैं उनकी आज अपने बात करेंगे। एंड आफ्टर देन इस लेसन के एग्जाम्पल्स एंड न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। तो आज अपने केवल इस लेसन के बीच में से बनने वाले थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल बेस्ड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं एक्स्ट्रा एग्जाम के लिए, उनकी आज अपने बात करने वाले हैं। यानी कि कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जो होंगे, जो न्यूमेरिकल के लिए अपने सहायक होंगे या फिर एक एक नंबर के जो एग्जाम में आने की संभावना होगी, उनकी अपने बात करेंगे। तो अपने शुरुआत करते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट से। तो बच्चों, ये हमने थ्योरी की क्लास में सीखा है कि अर्धायु काल का एक सूत्र होता है। अर्धायु काल का सूत्र क्या होता है, जरा गौर से सुनना बात को। यहां से जो फैक्ट निकल के आएगा वो सभी न्यूमेरिकल में ऑलमोस्ट इस लेसन के 60% न्यूमेरिकल उसी फैक्ट के ऊपर आने की प्रबल संभावना होगी। अर्धायु काल बच्चों क्या होता है? अर्धायु काल हमने ये जाना था कि टी बराबर क्या बनेगा, एन बराबर एन नोट बटे 2 की घात एन होता है। अर्धायु काल के सूत्र में, अर्धायु काल की थ्योरी में हमने ये सीखा था कि अर्धायु काल के पश्चात शेष नाभिकों की संख्या एन बराबर एन नोट बटे 2 की घात एन होती है। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये शेष नाभिकों की संख्या होती है। शेष नाभिकों की संख्या कितनी? एन होती है। इसको अपने ऐसा भी तो लिख सकते हैं कि एन के बट्टे में मैं एन नोट को ले आऊं तो ये बचेगा 1 बट्टे 2 की घात एन। अब मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं कि एन बट्टे एन नोट है, 1 के बटे में 2 और इस पूरे की घात एन लगा दो, क्योंकि 1 के ऊपर आप कितनी भी घात लगा दो मान है वो 1 ही बना रहेगा और 2 की घात केवल क्या रहेगा, बटे में एन रहेगा। तो ये अपने पास एक टूटा फूटा समीकरण इसी से हमने प्राप्त कर लिया, यानी कि एन बट्टे एन नोट 1 बट्टे 2 की घात एन हो गया। ये अपने लिए एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब इसी फॉर्मूले को थोड़ा और मॉडिफाई करेंगे और हम ये जानेंगे कि यहाँ पे n क्या होता है और n का मान कितना होता है। ये n का मान ज्ञात करना ही अपने लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बनेगा। n पहली बात तो क्या है? n अर्धायु काल की संख्या है। एक अर्धायु काल के पश्चात शेष नाभिक n बट्टे 2 होते हैं। 2 अर्धायु काल के पश्चात 2 की घात 2, 3 अर्धायु काल के पश्चात 2 की घात 3, तो n अर्धायु काल के पश्चात n नोट बटे 2 की घात n। ये सूत्र यहां से बना था। तो यहां से जो अपने n निकल के आ रहा है ना, ये अर्धायु काल की संख्या होता है कि 1 अर्धायु काल, 2 अर्धायु काल, 3 अर्धायु काल। तो n यहाँ पे अर्धायु काल की टोटल संख्या है कि कितने अर्धायु काल के बाद शेष नाभिक है वो n बचे हैं। ठीक है, इस n का कुछ मान हो सकता है क्या? n क्या है? अर्धायु काल की संख्या। ओके, एक अर्धायु काल का समय, एक अर्धायु काल में बच्चों कितना समय लगता है? कैपिटल टी समय लगता है। कितना समय लगता है? कैपिटल टी। अर्धायु काल कैपिटल टी समय लगा है। तो कितने अर्धायु काल में? एन अर्धायु काल में समय कितना लगेगा? एन इंटू टी। एक अर्धायु काल में टी समय लगेगा। टी यहाँ पे कैपिटल टी, यहाँ पे अर्धायु काल ही है। एक अर्धायु काल का समय कैपिटल टी, तो एन अर्धायु काल का समय एन इंटू टी। और एन अर्धायु काल में लगा समय, इसी को आप कुल समय बोल दो कि एन अर्धायु काल कितने समय में हो जाएंगे? स्मॉल टी समय में। तो बच्चों यहां से कुल समय निकल के आएगा, स्मॉल टी का मान आएगा एन इंटू टी। तो यहां से ये सूत्र आपको याद रखना है कि कुल समय जो लगता है अर्धायु काल के पश्चात, एन अर्धायु काल के पश्चात, उसको हमने स्मॉल टी बोला है और उसका मान होता है एन इंटू टी। तो यहां से आप एन का मान लिख सकते हो कितना? कैपिटल टी को भाग में पहुंचा दो तो टी बटे कैपिटल टी। ये बच्चों एन का मान निकल के आता है। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर ये होगा अपने लिए। ठीक है, तो यहां से आप n का मान पुट करना। n का मान पुट करोगे ना तो n बट्टे n नोट 1 बट्टे 2 की घात n का मान बच्चों t बट्टे कैपिटल T हो गया। ये समीकरण नंबर नेक्स्ट अपने पास निकल के आ गई। मोस्ट इंपोर्टेंट समीकरण है, मोस्ट इंपोर्टेंट इक्वेशन यहां से मिली है, सूत्र में यहां से मिला है। तो n बट्टे n नोट का मान 1 बट्टे 2 t बटे कैपिटल टी। 1 बटे 2 की घात कितनी है? टी बटे कैपिटल टी। हालांकि घात n होता है और n का ही मान कितना है? टी बटे कैपिटल टी है। यहाँ पे ये जो तीन भौतिक राशियां हैं, इन तीनों को फिर से समझ लो कौन क्या है? n
कुल अर्धायुकाल की संख्या, 1 अर्धायुकाल, 2 अर्धायुकाल या 15 अर्धायुकाल, कितने अर्धायुकाल लगे, अर्धायुकाल की संख्या है स्मॉल एन। टी क्या है, अर्धायुकाल जितने भी लगे होंगे उनमें कुल कितना समय लगा है वो स्मॉल टी है। मान लो कि 1 अर्धायुकाल में 2 घंटे लगते हैं तो 15 अर्धायुकाल में कितना समय लगा भाई, 30 घंटा लगा। तो ये 30 घंटा है ना वो कुल समय है, यानी कि ये स्मॉल टी है। ठीक है, तो जितने भी अर्धायुकाल है उनके बाद में लगने वाला कुल समय स्मॉल टी है। और कैपिटल टी क्या है, 1 अर्धायुकाल, यानी कि यहाँ पे 2 घंटा है ना वो कैपिटल टी का मान है, 30 घंटे है ना वो यहाँ पे स्मॉल टी का मान है। और 15 अर्धायुकाल की बात हुई थी तो यहाँ से स्मॉल एन का मान कितना है, 15 है। तो 15 अर्धायुकालों की संख्या, स्मॉल टी 30 घंटा यानी कि कुल समय लगा, और कैपिटल टी अर्धायुकाल यानी कि 1 अर्धायुकाल का मान कितना था, 2 घंटे था। तो ये तीनों राशियां आपको अच्छे से याद रखनी है कौन किसको रिप्रेजेंट करता है। तो देखो यहाँ से 2 सूत्र बन गए, एन नोट एन बटे एन नोट 1/2 की घात एन, या फिर एन बटे एन नोट 1/2 की घात टी बटे कैपिटल टी। ठीक है, ये हो गया स्मॉल, ये एन क्या है, एन हो गया शेष नाभिकों की संख्या, कितने समय पश्चात, टोटल जितने भी अर्धायुकाल होंगे सारा समय खपत कर दिया हमने स्मॉल टी के पश्चात शेष नाभिक, यानी कि फाइनली जो नाभिक बचते हैं ना उनकी संख्या एन है। प्रारंभ में कितने थे, एन नोट थे, स्मॉल टी कुल समय, कैपिटल टी अर्धायुकाल। ठीक है, ये अपने पास एक सूत्र निकल के आ गया। इसी प्रकार बच्चों एक सूत्र ये था अपने कि n बराबर एन नोट ई की पावर माइनस लैम्डा टी, इसको तो हम पहले से ही सीख चुके हैं, तो अपने थ्योरी में है ये डेरिवेशन में। ठीक है, ये तो बात हो गई नाभिकों की संख्याएं, शेष नाभिकों की संख्या। यही तीनों के तीनों सूत्र सक्रियता के लिए भी लागू होते हैं, तो वहां से अपने को ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। R बराबर आर नोट ई की पावर माइनस लैम्डा टी, जैसा n का पद होता है ठीक उसी प्रकार से सक्रियता का पद भी चलेगा, R बराबर आर नोट ई की पावर माइनस लैम्डा टी, इसी से ये सिमिलर है। इसी प्रकार इसके भी ये सिमिलर ही होंगे, जैसे ये n बटे एन नोट है तो ये हो जाएगा R बटे आर नोट, और इसका मान भी 1/2 इसकी घात टी बटे कैपिटल टी होगा। इसी के सिमिलर ये बनेगा, जैसे ये n बटे एन नोट है तो बच्चों ये भी R बटे आर नोट होगा, और ये भी 1/2 n हो जाएगा। और यहाँ भी n का जो मान आपको दिखाई देगा ना वो t बटे कैपिटल टी ही होने वाला है। तो सक्रियता और ये नाभिकों की संख्या, शेष नाभिकों की संख्या, इनके सूत्र हैं वो सिमिलर रहेंगे। यहाँ में ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सूत्र हम निकाल चुके हैं। ठीक उसी प्रकार से ये सूत्र भी निकल के आ जाते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये इसके कुछ एक सेंस थे, इनके ऊपर 1 2 3 4 5 और 6 ये फॉर्मूले हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और यहाँ से 7वां फॉर्मूला कि कुल समय टी बराबर होता है एन इंटू कैपिटल टी, ये 8वां फॉर्मूला या 7वां फॉर्मूला हो गया। इन फॉर्मूलों को आप अच्छे से याद रखोगे। इसके अलावा इस लेसन में और कौन कौन से फॉर्मूले हैं जहाँ से क्वेश्चंस के आने की संभावना है, तो वो भी मैं आपको साथ में बता देता हूँ। तो बच्चों यहाँ से अन्य जो फॉर्मूले हैं, जैसे कि आपके लिए त्रिज्या का मान r बराबर आर नोट ए की घात 1/3 होता है, ये एक फॉर्मूला हो जाएगा। इसके अलावा जो आपका अन्य सूत्र है, जैसे कि अर्धायुकाल बराबर होता है 0.693 बटे लैम्डा होता है क्षांक, या लैम्डा का मान 0.693 बटे टी बन जाता है, या अर्धायुकाल बराबर ये होता है 0.693 इंटू टी ए। और यहाँ पे टी ए है वो क्या चीज़ है, वो एक एवरेज मान है, एक औसत समय हो गया, माध्य आयुकाल जिसको आप कह सकते हो, और ये इसका अर्धायुकाल टी होता है। ठीक है, ये सूत्र हो गए। इसके अलावा मैंने आपको क्लास में बहुत अच्छे से बताया है कि ऊर्जा को लेकर के आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ऊर्जा को लेकर के 2 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, या तो एक नाभिक का निर्माण होता है, उस केस में आपसे कुल ऊर्जा पूछी जा सकती है, या फिर एक समीकरण आपको दे दी गई होती है, एक रिएक्शन दे दी गई होती है जिसमें अभिकारक और उत्पाद होते हैं, उनको लेकर के भी विखंडित या प्राप्त होने वाली ऊर्जा का मान आपसे पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार के हालांकि यहाँ से कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बनते हैं जिसको आप याद रखोगे अच्छे से। अब अपने क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट के बाद में लेसन के बीच में बनने वाले कुछ न्यूमेरिकल्स की बात कर लेते हैं। तो ये बात करते हैं आज का पहला न्यूमेरिकल। लेकिन ये जो भी फैक्ट हैं, अब जो भी अपने न्यूमेरिकल करने वाले हैं वो आपको असाइनमेंट में आपको मिलेंगे। पहले आप वो न्यूमेरिकल वहाँ से फैक्ट हैं वो नोट कीजिए, उनको अच्छे से स्टडी कीजिए, उसके बाद यहाँ से आप न्यूमेरिकल को निकालने की कोशिश कीजिएगा। चलिए भाई, मैं मान के चलता हूँ कि आपने
वो नोट कर लिए हैं। तो बात करते हैं आज का न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट। तो बच्चों अपने सामने ये रहा पहला क्वेश्चन। एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता 15 घंटों में कम होकर मूल मात्रा का 1/64 भाग रह जाती है। यानी कि सक्रियता 15 घंटों में कम होकर के मूल मात्रा का 1/64 भाग रह जाती है। मतलब है यदि प्रारंभ में नाभिक 64 थे तो बाद में कितने बचेंगे? 1 बचेगा। कहने का मतलब पहले 64 थे फिर 1 बचेगा। यानी कि अपने यूं कह सकते हैं कि n/n नोट का मान 1/64 है। हालांकि यहाँ पे नाम दे रखा है सक्रियता, अतः ये r/r नोट बन जाएगा और इसका मान कितना आएगा? 1/64 आएगा। ठीक है, कम होकर मूल मात्रा का 1/64 भाग रह जाती है। इसका अर्धायुकाल ज्ञात करो और 15 घंटों में, कितने समय में? 15 घंटों में। कुल समय कितना लगा? 15 घंटे। स्मॉल टी होता है अभी कुल समय, स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हो आप। स्मॉल टी का मान 15 घंटा है, r/r नोट का मान 1/64 हो गया। तो बताना ये है कि इसका अर्धायुकाल कितना होगा। स्मॉल टी, r/r नोट, इनके बीच में एक रिलेशन होता है। क्या ये रिलेशन होता है कि r/r नोट बराबर होता है 1/2 और उसकी घात होता है n, और n को आप लिखते हो स्मॉल टी बटे कैपिटल टी। ओके, वैल्यू पुट कर दो। r/r नोट का मान 1/64 बराबर 1/2 और घात कितनी है? t बटे कैपिटल टी है। 1/64 को आप बच्चों ऐसे लिख सकते हो 1/2 उसकी घात 6, क्योंकि 1 की घात 6 करोगे तो 1 आएगा और 2 की घात 6 करोगे तो 64 बन जाएगा। बराबर हो गया 1/2 और यहाँ पे बन जाएगा t बटे कैपिटल टी। दोनों तरफ बराबर के दोनों तरफ आधार बराबर है, 1/2 1/2, तो घात भी बराबर होती है। तो 6 बराबर क्या आएगा? t बटे कैपिटल टी आएगा। आपको अर्धायुकाल ज्ञात करना है तो t बराबर क्या बचेगा? स्मॉल t बटे 6, और स्मॉल t का मान कितना है? 15 है, तो 15/6। तो यहाँ से t का मान आएगा 15 में 6 का भाग लगाओगे 2.5, और ये मात्रक घंटे में था तो इसका मात्रक भी किस में आ जाएगा? घंटा में आ जाएगा। तो अर्धायुकाल का जो टाइम आएगा वो 2.5 घंटा, यानी कि 2.5 घंटे इसका आंसर आ जाना है। तो समझ गए बात को कि ये सूत्र हम किस प्रकार से यूज में लेने वाले हैं। ठीक है, यहाँ से हमें यदि ये बोल देता कि 15 घंटों में कम होकर के इतनी रह जाती है तो कितने अर्धायुकाल लगे, ऐसा ही हमें बोल देता तो कितने अर्धायुकाल लगे तो भी अपने ज्ञात कर सकते थे। मतलब कितने लगे? n। तो यहाँ से अपने क्या बोलते? यहाँ से बच्चों अपने n बोलते, और ये जो मान है ना फिर आपका n आता है। n का मान कितना आता? n का मान 6 देखने को मिलता, यानी कि 15 घंटों में कम होकर के 1/64 रह जाती है ना, तो उसमें अर्धायुकाल कितने लगते? फिर 6 अर्धायुकाल लगते। और कुल समय यदि 15 घंटे लगाए तो अर्धायुकाल कितना है? 2.5 घंटे है। यानी कि एक अर्धायुकाल 2.5 घंटे का है तो 6 अर्धायुकाल में कितने घंटे हो जाएंगे? 15 घंटे, यानी कि कुल टाइम निकल के आ जाता। तो ये अपने पास में पहला क्वेश्चन था। आइए बात कर लेते हैं आज के सेकंड क्वेश्चन की। तो बच्चों अपने पास ये रहा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आप नोट्स में पढ़िए अच्छे से। क्या दे रखा है? क्वेश्चन ये है कि रेडियम की अर्धायु का मान 1600 वर्ष है। अर्धायु, अर्धायु बोले तो कैपिटल टी, कैपिटल टी का मान कितना है जी? 1600 वर्ष है। ज्ञात क्या करना है? क्षांक ज्ञात करना है लैम्डा, और माध्यायुकाल ज्ञात करना है टी ए ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्षांक बराबर क्या होता है? क्षांक बराबर होता है 0.693 बटे में टी, और टी का वैल्यू मैं यहाँ से पुट करता हूँ तो 0.693 बटे में आ जाएगा 1600, और बच्चों 1600 का भाग लगाओगे ना तो यहाँ से मान कितना मिल जाएगा? 4.33 10⁻⁻4, और लैम्डा का मात्रक होता है 1/t, यानी कि प्रति वर्ष, वर्ष इन वर्ष, क्योंकि ये सारा मान वर्ष में चल रहा है। ठीक है, तो ये अपने लिए लैम्डा का मान निकल के आ गया। अब अपने क्या करेंगे? अब अपने मान ज्ञात करेंगे किसका? अर्धायुकाल का। तो t बराबर क्या होता है? अर्धायुकाल नहीं, सॉरी, माध्यायुकाल का मान ज्ञात करेंगे। t अर्धायुकाल बराबर होता है 0.693 इंटू टी ए होता है। तो यहाँ से माध्यायुकाल एवरेज मान क्या निकल के आएगा? t बटे 0.693, और टी 1600 वर्ष है, 1600 में 0.693 का भाग लगाओगे तो टी ए का मान कितना निकल के आ जाएगा? लगभग 2309 वर्ष निकल के आ जाएगा। ये इसका दूसरा आंसर बन जाएगा। इनकी फॉर्मूला बेस्ड सिंपल सा ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब अपनी बात कर लेते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 3 की। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 आज का,
रेडियो एक्टिव पदार्थ की मात्रा 10 वर्ष में घटकर, कितने समय में घटकर, 10 वर्ष में कितनी रह जाएगी, 25%। पहले 100% थी, अब बच गई 25%, यानी कि 1/4 भाग बचा। मतलब पहले 4 नाभिक थे तो विघटित होने के पश्चात कितना बचा, 1 बचा, यानी कि चौथा भाग बचा है। तो यहां से n नोट का मान कितना आएगा, पहले यदि 4 थे तो अब कितना बचा, 1 बचा। ऐसा कहोगे 25% है, यानी कि परसेंट बोले तो 25/100, मतलब कि 1/4। तो n/n नोट का मान बच्चों 1/4 है। बताना क्या है, टाइम दे रखा है जी, स्मॉल टी आपको दे रखा है कितना, कुल समय दे रखा है 10 वर्ष दे रखा है। तो बताना ये है कि अर्धायुकाल कितना होगा, n/n नोट और स्मॉल टी सूत्र होता है एक, n/n नोट बराबर होता है 1/2 T/T। n/n नोट का मान 1/4 है। 1/4 को अपने क्या लिख सकते हैं, 1/4 को बच्चों अपने 1/2 की स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि 1 की स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, 2 की स्क्वायर करोगे 4 आएगा, यानी कि 1/4 ही है। ओके, 1/2 T/T। ऐसा हमने क्यों किया, ताकि आधार बराबर हो जाए तो घात भी बराबर हो जाएंगी। तो 2 बराबर क्या बचेगा, T/T बचेगा। आपको बच्चों कैपिटल T ज्ञात करना है अर्धायुकाल, स्मॉल t/2, और स्मॉल t का मान दे रखा है बच्चों यहाँ से 10 वर्ष, तो 10/2, तो यहाँ से t का मान कितना निकल के आ जाएगा, 5 वर्ष निकल के आ जाएगा। यानी कि जो अर्धायुकाल का मान आएगा वो बच्चों कितना बन जाएगा अपने लिए, 5 वर्ष बन जाएगा। अब अपने ज्ञात करना है क्षांक, तो क्षांक आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो, कैसे, क्योंकि लैम्डा टी बराबर होता है 0.693 बटे होता है अर्धायुकाल, तो ये बन जाएगा 0.693/5, और यहाँ से लैम्डा का मान कितना निकल के आ जाता है 0.1386 प्रति वर्ष। ये इसका मात्रक हो गया और ये इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो आसान से क्वेश्चन है, कहने का मतलब बार बार अपने यही फॉर्मूला काम में आ रहा है, पहले भी फॉर्मूला ये काम में आया था और अब भी ये फॉर्मूला काम में आ रहा है, मतलब ये फॉर्मूला अपने लिए एक इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो ये क्वेश्चन नंबर अपने पास 3 हो गया था। अब अपनी बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। बच्चों भाई बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत आसान सा क्वेश्चन है, वो मैंने आपके लिए छोड़ दिया है, क्योंकि पहले जो मैंने 3 क्वेश्चन बताए हैं उसी से वो जुड़ा हुआ है, तो खुद से उसको निकालने की कोशिश कीजिएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन आपके समझ में आ गए, चौथा आप खुद से कर सकते हो। ठीक है, मेरा कहने का मतलब अब आप पकी पकाई खिचड़ी खाने की अपेक्षा खिचड़ी को खुद से पकाना सीखिए, उसके बाद उसको खाना सीखिए, तो ज़्यादा बेटर होगा। 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 2 नाभिकों की त्रिज्याओं का अनुपात, 2 नाभिक है, एक की त्रिज्या R1 हो गई, एक की त्रिज्या R2 हो गई, इनका जो अनुपात है ना वो बच्चों आपको 1/2 दे रखा है। तो द्रव्यमान संख्याओं का अनुपात बताना है, द्रव्यमान संख्याओं का अनुपात। द्रव्यमान संख्या क्या होती है, एक की A1 मान लो और एक की A2 मान लो, इसका अनुपात आपको ज्ञात करना है। तो हम क्या जानते हैं कि R बराबर होता है R0 A⁻1/3। पहला नाभिक है, पहले नाभिक के लिए R1 और द्रव्यमान संख्या A1, ये हमने मानी है R1 और A1। इसी प्रकार दूसरे नाभिक के लिए R2 बराबर क्या होगा R0 A2 और A⁻1/3। R0 तो नियतांक होता है जिसका मान 1/2 फर्मी होता है, यानी कि 1.2 फर्मी होता है, अर्थात 1.2 10⁻⁻15 मीटर होता है। अब क्या करना है, R1/R2 दे रखा है, A1/A2 ज्ञात करना है, तो 1 में 2 का भाग लगा दो, तो ये बन जाएगा R1/R2 बराबर कितना आ जाएगा, भाग लगाओगे R0 A⁻1/3 और बटे में भी क्या रहेगा R0, ये A1 है और ये हो गया आपका A2 और इसकी घात भी 1/3। R1/R2 कितना दे रखा है 1/2, यहाँ से मान आएगा 1/2, R0 से R0 खत्म, A1 की घात भी 1/3, A2 की घात भी 1/3, तो इसको अपने A1/A2 इन दोनों की होल घात 1/3 लिख सकते हैं। 1/3 घात है, सामने पहुंचा दो, यहाँ पे 1/3 है ना, तो सामने घात बच्चों 3 चली जाएगी, यहाँ पे घनमूल है तो सामने घन निकल के आएगा, ये A1/A2 आएगा। अब A1/A2 निकालोगे कैसे, A1/A2 बराबर क्या बन जाएगा, 1/2 की घात 3 करना जरा, 1/2, 1 की घात 3 1 और 2 की घात 3 8, लो जी A1/A2 का अनुपात कितना निकल के आ जाएगा 1/8 निकल के आ जाएगा। ये अपने लिए इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। तो द्रव्यमान संख्याओं का अनुपात 1/8 होगा, यानी कि 1:8 होगा। ठीक है, तो ये अपना आज का अंतिम क्वेश्चन था। आज के लिए बस इतना ही, कल अपने बात करेंगे इस लेसन के एग्जाम्पल्स की। ओके बाय, थैंक यू।